नेबुलाइजेशन, यदि ब्रोंकोडायलेटर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, नेबुलाइजेशन में क्या किया जा रहा है, डायलेटर्स है जो मेडिसिन ऐड की जा रही हैं। तो अब यहाँ पे पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट सुपाइन पोजीशन टू इंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, प्रोन पोजीशन टू ओपन द पोस्टीरियर लंग सेगमेंट, ट्रेनलाइन वर्क पोजीशन टू ड्रेन द सीक्रेशन, और हाई फॉलोअर्स और अपराइट सिटिंग पोजीशन। याद रखें, जब भी सांसों से रिलेटेड दिक्कत हो रही हो तो मरीज को या तो हाई फॉलोअर्स पोजीशन दी जाएगी ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो। मरीज को अस्थमा है, नेबुलाइज करना है ब्रोंकोडायलेटर से, तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो पोजीशन होगी वो होगी हाई फॉलोअर्स पोजीशन और अपराइट सिटिंग पोजीशन। जैसे आप किसी भी चेयर पे बैठ जाते हैं बट सिर को थोड़ा सा पीछे रख के टिक के बैठ जाते हैं, वही है यहाँ पे। तो हाई फॉलोअर्स पोजीशन देना है और अपराइट सिटिंग पोजीशन है जो आप पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है, अ नर्स इज ट्रांसफरिंग अ पेशेंट फ्रॉम द बेड टू अ चेयर यूजिंग अ गेट बेल्ट, द नर्स स्टैंड शुड इंक्लूड। तो यदि आप किसी मरीज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं बेड से कुर्सी पर, तो यहाँ पे आपने गेट बेल्ट का इस्तेमाल किया है। क्या किया है आपने, यहाँ पे गेट बेल्ट का इस्तेमाल है जो यहाँ पे आपने किया हुआ है। तो आप यहाँ पे कहाँ पे खड़े होंगे, प्लेसिंग वन फुट फॉरवर्ड, बेंडिंग द नीज एंड कीपिंग द बैक स्ट्रेट, कीपिंग बोथ फीट टुगेदर एंड फेसिंग द चेयर, बेंडिंग एट द वेस्ट विथ आर्म्स फुली एक्सटेंडेड टू सपोर्ट द पेशेंट, अलाउइंग द पेशेंट टू पुल ऑन द नर्स नेक फॉर लेवरेज। क्या करेंगे आप, यदि किसी पेशेंट को पलंग से उठा के, बेड से उठा के चेयर पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपना एक पैर है जो प्लेसिंग वन फुट फॉरवर्ड आगे की तरफ रखना है, घुटनों को फोल्ड करना है एंड बैक को अपना स्ट्रेट रखना है। इससे जो पेशेंट का वेट है, पेशेंट को आप ना तो गिरा पाएंगे और आपको भी सपोर्ट रहेगा। अदरवाइज़ यदि पेशेंट हैवी है या कुछ भी इस तरीके से दिक्कत होती है तो बेचारा ना पेशेंट बचेगा ना आप बचोगे, दोनों गिरोगे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पेशेंट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अ पेशेंट विद डिस्फेजिया फॉलोइंग अ स्ट्रोक इज एट रिस्क फॉर एस्पिरेशन, विच फूड कंसिस्टेंसी इज टिपिकली सेफेस्ट टू स्टार्ट विद फॉर न्यूट्रिशनल नीड। डिस्फेजिया है मरीज को, क्यों हुआ है डिस्फेजिया, स्ट्रोक होने के बाद। स्ट्रोक में क्या होगा, यहाँ पे जैसे जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है बट वही ब्लड फ्लो होते होते यदि क्लॉट है जो जाके ब्रेन में आपकी जो यहाँ पे आपकी आर्टरीज है वहाँ पे जाके यदि वो स्ट्रोक जो क्लॉट है एल्वुलाई है वो इकट्ठा हो जाए तो स्ट्रोक आएगा, ना ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी ना ब्लड की सप्लाई होगी। तो अब यहाँ पे यदि मरीज स्ट्रोक वाला, स्ट्रोक के बाद उसको खाने पीने में दिक्कत हो रही हो, कुछ खाएगा पिएगा तो एस्पिरेट करने का डर है कि लंग्स में ना ले जाए। तो यहाँ पर जो खाने पीने का जो न्यूट्रिशनल नीड है वो किस तरीके का खाना देंगे, फूड की कंसिस्टेंसी क्या रखेंगे आप, थिन लिक्विड लाइक वाटर दे देंगे, मिक्स्ड कंसिस्टेंसी लाइक वेजिटेबल सूप विद चंक, ड्राई क्रम्बली फूड लाइक बिस्किट, नेक्टर थिक और पुडिंग थिक लिक्विड। देखिए पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है पहले, आफ्टर दैट उसको निगलने में दिक्कत हो रही है, डिस्फेजिया का मतलब होता है स्वालोइंग डिफ़िकल्टी, अब एस्पिरेट करने का भी डर है तो यहाँ पे लिक्विड देंगे, एस्पिरेट होने के चांस ज़्यादा है। यदि आप वेजिटेबल सूप विद चंक देंगे तो गले में फंसने की दिक्कत है क्योंकि मरीज को ऑलरेडी डिस्फेजिया हुआ है। बिस्किट और क्रम्बली फूड देंगे तो ये भी है जो पेशेंट को खाने में दिक्कत होगी, निगलने में दिक्कत होगी। यहाँ पे आप उसको पुडिंग थिक लिक्विड है जो दे सकते हैं, लाइक काइंड ऑफ खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, इस तरीके की चीज़ें आप उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नेक्टर थिक और पुडिंग थिक लिक्विड है जो आप मरीज को दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, अ बेड क्रेडल इज यूज्ड इन पेशेंट केयर प्राइमरली टू। तो बेड क्रेडल का इस्तेमाल किस तरीके के मरीज में करेंगे आप, एलिवेट द हेड ऑफ बेड क्विकली, प्रोवाइड अ हैंडल फॉर द पेशेंट टू पुल देमसेल्फ अप, सिक्योर द पेशेंट इन अ लेटरल पोजिशन, कीप द वेट ऑफ द टॉप लिनन ऑफ द पेशेंट फीट और लेग्स। तो यहाँ पे आपको देखिए मैंने बेड क्रेडल की इमेज का है जो यूज़ किया हुआ है जिससे आपको समझना इजी हो। बेड क्रेडल का इस्तेमाल आपने किस में देखा है, आपने सबसे पहले देखा है बर्न पेशेंट में, स्पेशली बर्न वाले होते हैं जिनमें डायरेक्ट है जो बेड लिनन, यदि पेशेंट अपने बेड पर है तो ऊपर उसको यदि कोई भी बेडशीट या कुछ भी उड़ाया हुआ है, टॉप लिनन जिसको कहा गया है, तो पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए।
और उसके ऊपर उस चीज़ का वेट भी ना पड़े, तो इसके लिए है जो यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो बेड क्रेडल है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, वो हुआ है कीप द वेट ऑफ द टॉप लिनन ऑफ द पेशेंट्स फीट और लेग्स। क्लियर। बर्न पेशेंट में आपने देखा होगा मोस्टली है जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है द लॉग रोलिंग टेक्निक इज़ द सेफेस्ट मेथड फॉर टर्निंग अ पेशेंट विथ। लॉग रोलिंग टेक्निक किस तरीके के पेशेंट को टर्न करने में यूज़ होती है। ऑप्शन में स्टेज फर्स्ट प्रेशर अल्सर ऑन द सैक्रम, कंजेस्टेड हार्ट फेलियर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और स्पाइनल इंजरी और एन अबव नी एम्पुटेशन। यहाँ पे लॉग रोलिंग कई बार आपको एग्जाम में आया हुआ है, इसका इस्तेमाल होता है यदि किसी को स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है तो। इसके लिए लॉग रोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है यदि किसी मरीज को स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है तब। फिर है व्हेन पोजीशनिंग अ पेशेंट इन द लेटरल और साइड लाइंग पोजीशन फॉर फिजिकल कंफर्ट, नर्स प्लेस अ पिलो बिटवीन द पेशेंट लेग। दिस एक्शन प्राइमरली। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर यहाँ पे बीच में दोनों पैर के बीच में साइड लाइन पोजीशन देके, जैसे प्रेगनेंसी में लेफ्ट लेटरल पोजीशन देने की सलाह दी जाती है और आपको पैरों में स्पेशली लेग्स में क्रैम्प ना हो तो उसके लिए क्या दिया जाता है, फिजिकल कंफर्ट के तौर पे आप यहाँ पे पिलो है जो बीच में रखने की सलाह देते हैं बिटवीन द पेशेंट लेग। तो यहाँ पे इसका काम क्या होगा। ऑप्शन में इंक्रीज वीनस रिटर्न टू द हार्ट, प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन एंड स्ट्रेन ऑन द हिप एंड मेंटेन स्पाइनल अलाइनमेंट, फैसिलिटेट डीप ब्रीदिंग बाय एक्सपेंडिंग द डायफ्राम और इम्प्रूव सर्कुलेशन टू द फीट। तो यहाँ पर क्या रीज़न है कि यदि किसी पेशेंट को लेटरल साइड लाइंग और लेटरल पोजीशन दी गई है तो यहाँ पे उसको पिलो देने का रीज़न होता है कि इंटरनल रोटेशन और स्ट्रेन है जो हिप्स पर ना पड़े उसको कम किया जा सके और साथ ही साथ स्पाइन का अलाइनमेंट्स भी ठीक रहे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नॉर्मली भी यूज़ करते हैं कि लेग पेन हो रहा है यदि, तो यहाँ पे वो बेसिकली अपने पाँव के बीच में पिलो लगा के सो जाते हैं। लेफ्ट साइड पोजीशन ले लो, राइट साइड लेके, तो यहाँ पे भी इसका यही रीज़न है। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग यूरिनरी रिटेंशन पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी, विच नॉन इन्वेजिव नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी ट्राइड फर्स्ट टू प्रमोट द वॉइडिंग। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा गया है यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, मतलब यूरिन पास नहीं हो रही है पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी के बाद। अब यहाँ पे आपसे पूछा है नॉन इन्वेजिव कोई भी नर्सिंग इंटरवेंशन बताइए जो कि आप सबसे पहले यूज़ करेंगे ताकि पेशेंट है जो यूरिन पास कर सके, वॉइड कर सके। ऑप्शन में इंसर्टिंग अ फॉलेस कैथेटर इमीडिएटली, रिस्ट्रिक्टिंग ओरल फ्लूइड टू मिनिमाइज ब्लैडर डिस्टेंशन, प्रोवाइडिंग प्राइवेसी एंड pouring lukewarm water over the perineum, encouraging the patient to hold the urine longer to increase bladder tone। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कही है नॉन इन्वेजिव, मतलब कुछ भी आपको इंसर्ट नहीं करना है, ना कोई काट पीट करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो अपना तो फॉलेज कैथेटर है जो आप इंसर्ट नहीं करेंगे। यदि आपने ओरल फ्लूइड में रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा और ज़्यादा इन्फेक्शन होने का रिस्क हो जाएगा। फिर यहाँ पे पेशेंट को आप कहेंगे कि यूरिन होल्ड करके रखिए लंबे टाइम तक, तो भी पेशेंट को इन्फेक्शन होने का रिस्क रहेगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यदि नॉन इन्वेजिव टेक्निक की बात की गई है तो यहाँ पे आप प्राइवेसी मेंटेन करते हुए ल्यूकवार्म वाटर को है जो पेरिनियल एरिया पे है जो पोर कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जिसके कारण भी यहाँ पे है जो यूरिन पास होने में हेल्प हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे कहा है आपको नॉन इन्वेजिव करना है और यहाँ पे आप प्राइमरी सबसे पहले क्या करेंगे, नॉन इन्वेजिव की बात आए तो ना आपको कुछ भी इंसर्ट करना है ना कुछ काट पीट करना है। यहाँ पे डायरेक्ट आप कुछ ऐसी मेथड अपना सकते हैं जैसे पेशेंट को दर्द भी ना हो, अनकंफर्टेबल भी ना हो और चीज़ें मैनेज हो जाएं। तो यहाँ पर वो बेस्ट होगा आपका प्राइवेसी मेंटेन करते हुए ल्यूकवार्म वाटर को पेरिनियल एरिया पे आप पोर है जो कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन यूजिंग अ होयर लिफ्ट टू ट्रांसफर अ मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट द स्लिंग शुड बी पोजीशन। ये देखिए यहाँ पे एक जो नर्स है वो एक ओल्ड पेशेंट को क्या कर रही हैं, लिफ्ट कर रही हैं। कैसे, होयर लिफ्ट, जिसको पेशेंट लिफ्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको स्लिंग है जो किस तरफ रहेगा, फ्रॉम द शोल्डर टू द नीज विद द पेशेंट सेंटर,
अंडर द पेशेंट आर्म्स ओनली, क्रॉसिंग ओवर द पेशेंट एब्डोमेन फॉर सिक्योरिटी, ओनली अंडर बटक्स टू प्रिवेंट द स्लिपिंग। तो यहाँ पे देखिए होयर लिफ्ट यूज़ की जा रही है जिसको पेशेंट लिफ्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो स्लिंग है वो कहाँ पे है, पेशेंट के शोल्डर से नी की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे स्लिंग है जिसके ऊपर है, जो इस लिफ्ट के ऊपर है जो बेल्ट लगे हुए हैं, स्लिंग कहाँ पे है, शोल्डर टू द नीज विद द पेशेंट सेंटर। मरीज बीच में रहेगा और दोनों साइड यहाँ पे जैसे काइंड ऑफ झूला होता है उस तरीके से यहाँ पे है जो हैंग किया गया है इस लिफ्ट में पेशेंट को। तो पेशेंट सेंटर में है और जो यहाँ पे स्लिंग है वो कहाँ है, शोल्डर टू द नीज है। तो यहाँ पे इस तरीके से इस लिफ्ट का है जो इस्तेमाल किया जाएगा पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। नेक्स्ट वन, नर्स इज केयरिंग फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट हु नीड्स ओरल हाइजीन। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन। मरीज क्या है, बेहोश है, अनकॉन्शियस है, ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। तो एज अ नर्स आप एस्पिरेशन को प्रिवेंट किए बिना कैसे केयर कर पाएंगे। ऑप्शन में है यूजिंग अ टूथब्रश विथ हार्ड ब्रिसल्स टू क्लीन द विगरसली, पोजिशनिंग द पेशेंट फ्लैट एंड टर्निंग द हेड टू द साइड, पोजिशनिंग द पेशेंट इन अ साइड लाइंग पोजिशन एंड यूजिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, और पोरिंग अ जेनरस अमाउंट ऑफ माउथ वॉश टू रिंस द थ्रोली। देखिए पेशेंट जब भी अनकॉन्शियस है, याद रखें यहाँ पे आपको इतने ऑप्शन हो ना हो, याद रखें दिमाग में एक चीज़, पेशेंट अनकॉन्शियस हो, बेहोश हो, ओरल केयर करने की सलाह दी जाए तो हमेशा मरीज को साइड लाइन पोजीशन देना है। क्यों, ताकि एस्पिरेट है जो मुंह में जो भी चीज़ें डालते हैं आप, लिक्विड डालते, पानी डालते, वो एस्पिरेट करके लंग्स में ना ले जाए, तो उसको आपको प्रिवेंट करना। और उसके लिए सबसे जो बेस्ट मेथड होती है वो होती है साइड लाइन पोजीशन, मतलब करवट, काइंड ऑफ आप करवट कह सकते हैं। साइड लाइन पोजीशन है जो मरीज को देना है और स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड का इस्तेमाल करना है ताकि एस्पिरेशन से भी प्रिवेंट कर सकें आप, और यहाँ पे साथ ही साथ ओरल केयर भी प्रॉपरली मैनेज हो जाए। फिर है आपको क्वेश्चन, अ नर्स इज कैलकुलेटिंग द बॉडी मास इंडेक्स ऑफ अ पेशेंट हु वेट 70 kg एंड इज 1.75 मीटर टॉल अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन adopted in Indian clinical setting, this patient falls into which category। देखिए BMI इंडेक्स को कहा जाता है, क्विटलेट इंडेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखें। अब यहाँ पर मरीज का वेट कहा है 70 kg है, हाइट है यहाँ पे 1.75 मीटर। तो यहाँ पे मरीज किस कैटेगरी में आएगा, अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट और ओबीस क्लास फर्स्ट कैटेगरी में। तो सबसे पहले देखिए BMI की जो कैटेगरी होती हैं वो है यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ बॉडी मास इंडेक्स और क्विटलेट इंडेक्स। यहाँ पे आपकी कैटेगरी होती है 5। सबसे पहली कैटेगरी होती है अंडर वेट। यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स है जो बिलो 18.5 आता है, मतलब क्या है, आप अंडर वेट हैं। अभी निकालेंगे कैसे, निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वेट है 70 kg, हाइट है 1.75 मीटर। तो अब यहाँ पे आप निकालिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे यदि आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि BMI कितनी आई है। तो सबसे पहले देखिए BMI का स्कोर सिस्टम देखेंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ पर जो BMI है, क्या है, BMI है यहाँ पे नॉर्मल तो होती है 18.5 टू 24.9। अब इसके ऊपर जो अलग कैटेगरीज आती हैं, जैसे ओवरवेट है मतलब 25 से 29 हो गए, ओबेसिटी है 30 टू 40 हो गए, ओबेसिटी की क्लास होती है ओबेसिटी क्लास 1 2, फिर एक्सट्रीम में मोर देन 40 हो गया। तो अब यहाँ पे जो आपको स्कोर निकालना है, कैसे निकालेंगे आप, हाइट कितनी है यहाँ पे 1.75 मीटर। तो अब आपको वजन ऑलरेडी बताया हुआ है, हाइट है यहाँ पे कितनी आपकी 1.75। तो अब आपको 70 डिवाइड करना है, मतलब 70 बाय 3.5, 70 बाय 3.5 आप करेंगे तो यहाँ पे आपकी हाइट है जो आ जाएगी, क्योंकि मीटर स्क्वायर में यहाँ पे आपको क्या है, तो यहाँ पे आपकी जो BMI निकल के आएगी वो ऑलमोस्ट नॉर्मल वेट के लिए आएगी। क्लियर। नेक्स्ट वन है, आप चाहें तो अपना भी यहाँ पे कोई भी और भी काउंटिंग यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज
A sudden exposure to bright light in a darkened hospital room at night would most likely cause which response in a sleeping patient? यदि कोई मरीज सो रहा है हॉस्पिटल में, अचानक से डार्क जगह पे कोई चमकती हुई लाइट जल जाए तो क्या रिस्पॉन्ड होगा सोते हुए पेशेंट का? एक्टिवेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लीडिंग टू डीपर स्लीप, suppression of melatonin production and disruption of the circadian rhythm, enhanced production of cortisol to adapt to stressor, decrease in the core body temperature to adjust to visual input. सबसे पहली चीज़, लाइट जलने बंद होने से हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे माइल्ड असर पड़ेगा। यदि लाइट जलती है थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रहेगा, बट है जो यहाँ पे सडनली कोर बॉडी टेम्परेचर है जो एडजस्ट होने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा यहाँ पे कहा है कि मरीज का रिस्पॉन्स क्या होगा यदि सो रहा है, डार्क साइड में अचानक से बहुत तेज़ उजेला हो जाता है, तब क्या देखने को मिलेगा? तब यहाँ पे होगा एक कि जो मेलेटोनिन का प्रोडक्शन है जिसको हमारा स्लीपिंग हार्मोन कहा जाता है वो सप्रेस होगा और जो हमारी सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब होगी और मरीज की नींद है जो अपने आप खुल जाएगी। लेट्स से आप खुद सो रहे हो, अचानक से कोई चमकती हुई लाइट आपके फेस पे मार दे तो क्या होगा? वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। और रही बात कॉर्टिसोल की, तो कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, द ह्यूमिडिटी इन अ पेशेंट रूम इज मेजर्ड एट 20%। द नर्स इज मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट विच पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। यदि मरीज के रूम की ह्यूमिडिटी 20% नापी गई है तो यहाँ पे एज अ नर्स आप क्या कॉम्प्लिकेशन के लिए कंसर्न रहेंगे? ग्रोथ ऑफ मोल्ड एंड फंगई, डिहाइड्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू पुअर कन्वेक्शन और पेशेंट डिस्कम्फर्ट फ्रॉम फीलिंग कोल्ड एंड स्टिकी। देखिए ह्यूमिडिटी ज़रूरी है, क्या है? ह्यूमिडिटी ज़रूरी है, बट ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो प्रॉब्लम भी होती है। तो यहाँ पे यदि मरीज के रूम की ह्यूमिडिटी 20% है तो एज अ नर्स आपको क्या रहेगा? ड्राइनेस का डर रहेगा कि ओरल म्यूकोसा में ड्राइनेस रहेगी और ड्राइनेस होने के कारण रिस्क इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाएगा, इरिटेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? डिहाइड्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होगा और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ने का चांस है जो रहेगा। नेक्स्ट इज इन अ नर्सिंग केयर प्लान द E in the PES format for a nursing diagnostic treatment stand for। तो यहाँ पर PES फॉर्मेट में E का मतलब क्या है? PES फॉर्मेट का मतलब है P रिप्रेजेंट करेगा प्रॉब्लम, क्लियर, E रिप्रेजेंट करेगा ईटियोलॉजी और यहाँ पर जो आपका S है वो साइन एंड सिम्टम्स। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि PES में E का मतलब होगा आपकी ईटियोलॉजी, क्या होगा? कॉज ऑफ द डिसीज़ और कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, रीजन क्या रहा है। तो यहाँ पे PES फॉर्मेट में E का मतलब होगा ईटियोलॉजी। नेक्स्ट है, अ पेशेंट इज diaphoretic and has a high fever, the nurse changed the bed linen ensuring the bottom sheet is pulled taut and wrinkle free. This action primarily reduce the risk of skin breakdown through which mechanism। तो देखिए यदि किसी मरीज को हाई ग्रेड फीवर है, डायफोरेटिक हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई है उसको, बट यहाँ पे एज अ नर्स आप बेड लिनन चेंज करते हैं तो एक चीज़ दिमाग में रखते हैं कि बॉटम सीट पर जो बॉटम सीट है रिंकल फ्री रहे। तो इस रिंकल फ्री रखने का रीज़न क्या है? यहाँ पे reducing shearing force during repositioning, decreasing moisture and friction on the skin surface, lowering the skin microbial count और providing psychological comfort। तो यहाँ पे पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है, डायफोरेटिक है मतलब स्वेटिंग हो रही है, तो यहाँ पे आप बॉटम सीट पुल करते टाइम उसको टॉन्ट फ्री और रिंकल फ्री रखते हैं। तो इसका रीज़न है डिक्रीजिंग द मॉइस्चर एंड फ्रिक्शन ऑन द स्किन सरफेस। यदि फ्रिक्शन होगा, मॉइस्चर कम होगा, पेशेंट को क्या हो सकता है? बेड सोर होने के चांसेस रहेंगे। तो यही रीज़न है यहाँ पे आपको क्या करना है? स्किन सरफेस को फ्रिक्शन और मॉइस्चर है जो कम होने का रिस्क यहाँ पे हो सकता है। फिर रिकमेंडेड स्टैंडर्ड फॉर नॉइस लेवल इन हॉस्पिटल पेशेंट केयर यूनिट ड्यूरिंग द नाइट शुड नॉट एक्सीड। याद रखिए यहाँ पे नाइट का पूछा है, कभी कभी दिन का भी पूछ लेते हैं कि हॉस्पिटल पेशेंट केयर में रात के समय का साउंड है जो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में है 80 to 90 डिग्री डेसिबल, 60 to 70, 35 to 40 और 10 to 15। तो यहाँ पर रात में हमेशा हॉस्पिटल में शांति क्यों रखी जाती है? मतलब सन्नाटा रहता है,
रीजन पेशेंट साउंड स्लीप है जो सो ले अच्छे से। अब यहाँ पे नाइट में हॉस्पिटल में है जो 35 से 40, मतलब यहाँ पे नाइट टाइम है जो 35 ही रखा जाता है। कितना होगा? 35 रहता है मोस्टली। यहाँ पे आपको ऑप्शन में 35 से 40 है, बट याद रखें 35 है जो यहाँ पे कंसीडर है जो आपका किया जाता है। कब? नाइट में, डेसिबल में। और जो ध्वनि है, साउंड है, उसको किस में मेज़र करते हैं? डेसिबल में। तो 35 डेसिबल हो गया आपका नाइट का। डे टाइम की हम बात करें, डे टाइम में होता है 45। कितना? 45 तक। नेक्स्ट वन इज a nurse is planning care for a patient with cluster B personality traits who constantly demands attention. The Nanda first nursing diagnosis, ineffective impulse control, has been formulated. Which part of the nursing process is directly linked to identifying this diagnosis? तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्लस्टर बी पर्सनालिटी ट्रेट का मरीज है जिसको हमेशा अटेंशन चाहिए है। नंदा डायग्नोसिस के हिसाब से यहाँ पे बनाया गया इनफेक्टिव इम्पल्स कंट्रोल। तो यहाँ पर आपका नर्सिंग प्रोसेस का कौन सा है जो यहाँ पे डायग्नोस ऐड किया गया? असेसमेंट टूल, प्लानिंग टूल, इम्प्लीमेंटेशन और एनालिसिस डायग्नोसिस टूल्स। तो यहाँ पे दोनों अपनाए गए हैं, एनालिसिस भी और डायग्नोसिस भी। तो यहाँ पे आप मार्क करेंगे दोनों के लिए। नेक्स्ट वन, while assessing a patient's environment, the nurse notes the room temperature is 18 degrees Celsius and the patient is shivering. Which physiological response to this environmental condition should the nurse anticipate? यदि मरीज को आप असेस करते हैं तो उसके रूम का टेम्परेचर देखते हैं 18 डिग्री सेंटीग्रेड है और मरीज कांप रहा है, सिवरिंग हो रही है, तो जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है यहाँ पे इन्वायरमेंट के साथ में वो किस तरीके का होगा? वैसोडायलेशन एंड इंक्रीज हार्ट रेट, vasoconstriction and piloerection, decreased metabolic rate and diaphoresis, bradypnea and hypotension। ये देखिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में मरीज काँप रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपने एक चीज़ सुनी होगी, जब भी गर्मी में जाते हैं तो क्या होगा? वैसोडायलेशन देखने को मिलता है, मतलब आर्टरीज में जो डायलेशन है वो ज़्यादा रहेगा। ठंडी में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन हुई है, तो आप क्या करेंगे? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। सिवरिंग होती है जब, तो हमारे हाथों पे जो छोटे छोटे रोम होते हैं, क्या होते हैं, इसको आप कहते हैं रोमटे खड़े हो गए। तो काइंड ऑफ वही सिचुएशन है यहाँ पे। क्या होगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन का मतलब है यहाँ पे आपके जो टाइनी हेयर है स्किन पर वो खड़े हो जाना। क्या हो जाना? खड़े हो जाना। गूज बम्स जिसको आप कह सकते हैं, यहाँ पे रोमटे खड़े हो जाना। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और पाइलो इरेक्शन होगा। नेक्स्ट है, अ पोस्टपार्टम मदर ऑन डे 3 कंप्लेन ऑफ फीलिंग टीयरफुल, एंजियस एंड हैविंग डिफिकल्टी स्लीपिंग बट इज स्टिल एबल टू केयर फॉर हर बेबी। द नर्स करेक्टली आइडेंटिफाई। तो यहाँ पर एज अ पोस्टपार्टम मदर है, मतलब आफ्टर डिलीवरी के बाद एक महिला है, कंप्लेन करती हैं 3 दिन हुए उनकी डिलीवरी को कि उनको रोना आ रहा है, एंजाइटी हो रही है और सोने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अपने बच्चे की प्रॉपर केयर कर पा रही हैं। तो ये क्या है? पोस्टपार्टम साइकोसिस है, डिप्रेशन है, बेबी ब्लू है, नॉर्मल परपीरियल एडजस्टमेंट रिएक्शन है। सिंपल सी बात है, बहुत सारी महिलाओं में आपने एक चीज़ देखी होगी, बच्चे की केयर करते करते रोने लगती हैं। रीज़न यहाँ पे उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं होता है, ना कोई फिजिकली अवेलेबल है उनकी टेक केयर के लिए। तो ये पूरे लक्षण हैं, और जो इनिशियल विदिन 1 वीक में देखने को मिलने लगते हैं तो ये कहलाते हैं पोस्टपार्टम ब्लू। साइकोसिस और डिप्रेशन जनरली 2 वीक और 3 वीक में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इमीडिएट जो 2-3 दिन के अंदर देखने को मिल रहा है वो होता है पोस्टपार्टम ब्लू। नेक्स्ट इज अ मदर हु डिलीवर्ड टू आवर एगो इज फाउंड लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड। द यूट्रस इज सॉफ्ट एंड बॉगी ऑन पाल्पेशन। द नर्स प्रायोरिटी एक्शन इज टू। यदि किसी महिला की डिलीवरी हुई है, 2 घंटे ही हुए हैं, लेकिन अचानक से उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और यहाँ पर यूट्रस सॉफ्ट है और पाल्पेशन है जो बॉगी काइंड ऑफ है, जो पाल्पेट करके चेक किया तो काइंड ऑफ बॉगी है जो देखने को मिल रहा है, मतलब फूलापन देखने को मिल रहा है। तो एज अ नर्स आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? टेक वाइटल साइन इन प्लेस द मदर इन अ ट्रेनलाइन वर्क पोजिशन, अप्लाई आइस पैक्स टू द पेरिनियम, नोटिफाई द ब्लड बैंक इमीडिएटली फॉर अ ट्रांसफ्यूजन, massage the uterine fundus until it is firm and ensure the bladder is empty।
देखिए 2 घंटे पहले डिलीवरी हुई है और अचानक से है जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, तो यहाँ पे तो साइन हो गया आपका पीपीएच का, पोस्टपार्टम हैमरेज का। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पाल्पेशन कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, तो आपकी प्रायोरिटी होगी कि यूट्राइन फंडस को मसाज करना है आपको फर्मली, और साथ में भी इंश्योर करना है कि ब्लैडर क्या हो, एम्प्टी हो, ताकि किसी भी तरीके का यहाँ पे गलत है जो इंटरप्रिटेशन ना हो पाए कि ये ब्लैडर और यूट्रस किस तरीके से है जो यहाँ पे, क्योंकि यदि आपने यूट्राइन मसाज की, फंडल मसाज करने से कभी कभी पीपीएच मैनेज हो जाता है। देन आफ्टर ऑक्सीटोसिन और जो यहाँ पे मोटिव बंडल है उसका इस्तेमाल करके, मोटिव का यहाँ पे मतलब है आपका पीपीएच को मैनेज करने की स्टेप बाय स्टेप मेथड, तो यहाँ पे उसके थ्रू है जो आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 घंटे यदि हुए हैं और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है सडनली, तो आपको फंडल मसाज करना है फर्मली, मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से मसाज करनी है यूट्रस की, साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि ब्लैडर एम्प्टी हो। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द इनिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न द नर्स असेस फॉर द ऑर्टोल्नी एंड बार्लो साइन, दीज टेस्ट आर स्क्रीनिंग फॉर। तो ऑर्टोल्नी और बार्लो साइन यदि पॉजिटिव आते हैं तो किस में आते हैं, अर्ब पाल्सी में, क्लेफ्ट पैलेट, टेलिप्स एक्वेनेवेरस जिसको क्लब फुट कहेंगे, या फिर डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ द हिप। तो यहाँ पर ये है डीडीएच के साइन सभी, डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ द हिप, ऑर्टोल्नी और बार्लो साइन है जो क्लासिकल साइन है डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ द हिप। अर्ब पाल्सी, बेल्स पाल्सी, इनमें आपकी नर्व क्या रहेंगी, यहाँ पे नर्व में प्रॉब्लम होगी, और जो ऑर्टोल्नी और बार्लो साइन है होंगे डिस्प्लासिया ऑफ हिप में। नेक्स्ट वन, हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन इज रिसीविंग एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस थेरेपी इज टू। यदि किसी हाई रिस्क प्रेग्नेंट महिला को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंटीनेटल और प्रीनेटल टाइम का मतलब होगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या बीटामेथासोन दिए जा रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या होगा, कंट्रोल ब्लड प्रेशर इन सीवियर प्रीएक्लेम्सिया, इसके लिए MgSO4 दी जाएगी, नॉट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनहेल्स फीटल लंग मैच्योरिटी एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ट्रीट अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ ऑस्टियोमलेशिया। सबसे पहली चीज़, एंटीनेटल टाइम पे मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई है बट प्रीटर्म है, हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन मतलब यहाँ पे आप मान सकते हैं प्रीटर्म लेबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं। तो इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यहाँ पे मेन काम है फीटल लंग मैच्योरिटी को बढ़ावा देना, जो सर्फेक्टेंट है उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। जब बच्चा यदि इनकेस प्रीटर्म पैदा हो जाता है तो बच्चे को लंग्स मैच्योरिटी में हेल्प मिलेगी। तो फीटल लंग मैच्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए बीटामेथासोन दिया जाएगा। अब यदि प्रीटर्म लेबर होता है, क्या है यहाँ पे, प्रीटर्म लेबर का मतलब होता है बिफोर 37 वीक्स। यदि इसके पहले होता है तो इसको पोस्टपोन करने के लिए और डिले करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं वो कहलाती हैं टोकोलाइटिक्स। क्या है, टोकोलाइटिक्स। तो फर्स्ट लाइन ऑफ टोकोलाइटिक्स यूज़ होती है वो होती है निफेडिपिन। क्या होती है, निफेडिपिन, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ टोकोलाइटिक्स। तो याद रखें आप, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी में, और यहाँ पे स्पेशली प्रीटर्म केस में माँ को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और बीटामेथासोन दिए जाते हैं ताकि फीटल लंग मैच्योरिटी है जो हो सके। यदि प्रीटर्म लेबर हो जाता है तो प्रीटर्म लेबर का मतलब है यदि लेबर 37 हफ्तों के पहले हो जाए, 37 कर ले कंप्लीट मतलब टर्म हो गया है। अब यहाँ पर प्रीटर्म लेबर पेन आते हैं तो उनको कुछ समय के लिए, ताकि आपको समय मिल जाए और आप बीटामेथासोन दे के माँ को है जो कुछ टाइम के लिए फीटल लंग मैच्योरिटी में हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे पोस्टपोन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप करने के लिए टोकोलाइटिक्स दिए जाते हैं। और टोकोलाइटिक्स का काम होता है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उनको क्या किया जाए, कम किया जाए, स्टॉप किया जाए। अब उसके लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होती है वो होती है निफेडिपिन। नेक्स्ट वन, और भी बहुत सारी होती हैं और निफेडिपिन है जो प्राइमरली यूज़ की जाती है।
When counseling a woman diagnosed with syphilis during pregnancy, the nurse midwife correctly state that the drug of choice for treatment is. यदि किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान सिफिलिस फाइंड आउट होता है, क्या है सिफिलिस फाइंड आउट होता है, जो ट्रिप्नोवा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया से होगा। अब यहाँ पे एज अ नर्स मिडवाइफ है जो आप कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है जो ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ करेंगे, सेफ्रेटॉक्सिम, मेट्रोनिडाजोल, बेंजाथिन, पेनिसिलिन जी और डॉक्सीसाइक्लिन। तो यहाँ पे ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी आपको जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे को नुकसान ना पहुँचाए। सिफिलिस यदि मरीज को हुआ है तो सिफिलिस के लिए जो DOC है वो होता है बेंजाथिन, पेनिसिलिन जी। नेक्स्ट वन, a woman with Rh negative blood deliver an Rh positive baby. Nurse midwife know that the administration of anti-D immunoglobulin should ideally be given within. यदि किसी RH नेगेटिव ब्लड वाली महिला ने RH पॉजिटिव ब्लड वाले बेबी को जन्म दिया है तो एज अ नर्स आप जो anti-D इम्यूनोग्लोबुलिन है वो कब देंगे, 24 आवर ऑफ डिलीवरी, 72 आवर ऑफ डिलीवरी, 7 डेज और 28 डेज ऑफ डिलीवरी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें, anti-D इम्यूनोग्लोबुलिन है जो दिया जाता है वो होता है विदिन 72 घंटों के अंदर। कितना, विदिन 72 आवर्स के अंदर।